हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि सबसे पहला एक्ट था। अब क्या जरूरत पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाने की, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था वो सेकंड एक्ट लागू किया गया था। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे जिसको ठीक करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उनको ठीक करने के लिए ही इन्होंने एक और नया एक्ट को पास किया। ठीक है, जो कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है। इसे आपको ध्यान रखना कि प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है वो विच एक्ट इज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो आपको याद रखना अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या नई चीजें लाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है और अब वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वाज, सबसे पहले हमें पता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो आपके पास बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, वहां के गवर्नर डायरेक्ट रिपोर्ट भेजने लगे अब किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। आपको ये चीज पता है गवर्नर जनरल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स भी थे। तो ये सब मिलकर गवर्नर जनरल ऑफ एंड काउंसिल की टीम वहां पर एक रेडी हो गई थी, जिनको पूरी रिपोर्ट मिलती थी बॉम्बे प्रेसिडेंट से और मद्रास प्रेसिडेंसी से। अब जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट बनाया, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग बात की थी लेक्चर 1 के अंदर। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की पावर आजकल बहुत ज्यादा होने लग गई थी, तो उन पावर्स को कुछ कम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के ऊपर कोई भी केस नहीं लगा सकती, कोई भी केस उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, उनको हिरासत में नहीं ले सकती। कब तक, जब तक वो लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर वो कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो वो ये उनको उनके ऊपर केस लगा के उनको जेल में बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई भी केस लागू नहीं होगा। इवन आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सर्वेंट्स भी हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हो गए और उसी कंपनी के कुछ सर्वेंट्स हैं, उनके साथ भी ये लागू किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई भी जुडिशरी एक्शन नहीं ले सकती, इनके ऊपर केस नहीं लगा सकती। बट कब तक, जब तक वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो खुद का कोई पर्सनल काम कर रहे हैं या खुद की कोई पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बेशक सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। बट जब तक वो कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे और उनको कोई जरूरत नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने की और उनको किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन देने की। तो इससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और उसी कंपनी के जितने सर्वेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट से क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं ऑफिशियल काम करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड चीज जो यहाँ पर लागू की गई वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दीवानी एक्ट के बाद उन लोगों ने जो कर वसूली, रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस पे काम शुरू किया था, जो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, अब उस डिपार्टमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट उनसे कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, इसलिए जो भी रेवेन्यू का मैटर होता था, रेवेन्यू या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये इस चीज का हक सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया कि वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं कर सकती। अब टोटली उनके हाथ में था कि उनको उनसे कितना रेवेन्यू लेना है। अगर कोई फार्मर है तो उससे वो कितना पैसा लेना चाहते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करना, कितना उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, ये टोटली उनके हाथ में था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर केस नहीं कर सकती थी।
तो इसलिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो टोटली सुप्रीम कोर्ट के कवरेज से बाहर चला गया। ठीक है, तो पहली चीज जो इस एक्ट के अंदर आई वो क्या था, गवर्नर जनरल, उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे सर्वेंट्स, वो सुप्रीम कोर्ट की एकदम पहुंच से बाहर हो गए थे। अगर वो कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कोई भी जुडिशरी एक्शन नहीं ले सकता था। अगर वो कुछ पर्सनल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, कितना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें भी सुप्रीम कोर्ट अब नहीं देखने वाली थी। इसके ऊपर कोई भी जुडिशरी एक्शन नहीं ले सकते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम रह गया? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो इनहेबिटेंट्स थे कलकत्ता के अंदर, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर ही अपना जुडिशरी को लागू कर सकती थी। उनके ऊपर नियम कानून बनाकर उन कानूनों का पालन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम रह गया था। अब कलकत्ता के अंदर दोनों तरह के लोग थे। वहां पर बहुत सारे लोग हिंदू भी थे और साथ साथ में वहां पर बहुत सारे लोग मुस्लिम भी थे। उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ा डिफरेंस था। हिंदू के लॉ अलग होते थे, मुस्लिम लोगों के लॉ अलग होते थे। इवन उनको जो सजा दी जाती थी वो भी अलग अलग तरीके से मान्य थी। तो जो हिंदू लोग थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट वहां पर आया, जो हिंदू अगर कोई गलती करता है तो उसको जो पनिशमेंट देनी है तो वो पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ही दी जाती थी। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट बनती थी वो उसको दे देते थे। और जो मुस्लिम होते थे, उनको जो अगर पनिशमेंट देनी है तो वो जिस लॉ को फॉलो करते थे उस लॉ का नाम है मोहम्मदीन। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मोहम्मदीन लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम लोगों को पेनल्टी या फिर पनिश किया जाता था। ठीक है, तो इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी। गवर्नर जनरल, काउंसिल्स, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी सुप्रीम कोर्ट से बाहर थे। कब तक? जब तक वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं। पर्सनल करेंगे तो ऑफकोर्स उनको पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था कि वो कितना टैक्स लेना चाहते हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकती थी। थर्ड चीज, सुप्रीम कोर्ट जो था इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता के ऊपर ही अपना जुडिशरी शो कर रही थी। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब देखो, जो एक सिंपल सा तरीका होता है, आज की डेट में एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां आपको जज ने कोई डिसीजन सुना है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करोगे? हाई कोर्ट के पास जाओगे। वहां आपको जज ने कोई डिसीजन सुना है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इस तरीके से एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो उस टाइम पर भी ऐसा नहीं था कि जज नहीं थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे कोर्ट और जज हुआ करते थे। बट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट ये पास किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर जो भी आपके प्रोविजनल कोर्ट्स हैं, जो नीचे लेवल पे कोर्ट्स हैं, जितने भी प्रोविजनल कोर्ट्स हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते थे, वो सीधा किसके पास जा रहे थे? गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी उनके पास जाने लगे और सुप्रीम कोर्ट का ये जो पावर थी ये भी इन्होंने छीन ली थी यहाँ पर, कि प्रोविजनल कोर्ट्स जो भी हैं उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपनी अपील को डायरेक्ट कहाँ लेके जा सकते हैं? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत उनको नहीं है और वो नहीं ले जा सकते वहां पर। और जो फिफ्थ पॉइंट था कि जो भी प्रोविजनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके जितने भी नियम कानून होंगे, जितने भी लॉ रेगुलेशंस होंगी, वो कौन फ्रेम करेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस उसके 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे, उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा जाता है। वो लोग ही मिलकर नए नियम कानून को रेगुलेट करने के लिए और नए नियम कानून वही बनाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट नए कानून नहीं बना सकता था, इसलिए प्रोविजनल कोर्ट जो भी थे उनके जितने भी नए नियम कानून बने वो सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने ही फॉर्मेशन किया। तो ये एक्ट था अपने पास, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
तो यहाँ पर ये सब 5 पॉइंट जो इसके मेन थे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट एक्ट है उसको पढ़ेंगे, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781 है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप दोनों एक्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड दूसरा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। जितने भी इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1781 को स्टार्ट करेंगे।